श्यामगढ़ एक ऐसा राज्य था जिसकी पहचान उसकी उपजाऊ मिट्टी से कम और पाटलिपुत्र महल की विशालता से ज्यादा थी। ये महल अपनी ऊंची बलुआ पत्थर की मीनारों और स्वर्ण कलशों के साथ केवल महाराजा विश्वनाथ राय 68 वर्ष की सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उन सदियों के क्रूर इतिहास का मूक गवाह भी था जिन्होंने इसे तराशा था। महाराजा एक क्रूर, चतुर और अनुभवी शासक, जिनके चांदी जैसे सफेद बाल और आंखों में साम्राज्य विस्तार की अधूरी भूख थी, अपनी सत्ता को सर्वोपरि मानते थे। उनकी प्रशासनिक मशीनरी का सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा था मुख्यमंत्री वीरभद्र, 55 वर्ष। वीरभद्र को महाराजा का दिमाग कहा जाता था। वो शांत लेकिन कुटिल और राज्य के सभी जटिल राजकीय हिसाब किताब में निपुण था। उसकी पत्नी श्रीमती दमयंती, 50 वर्ष, दरबारी राजनीति की महारथी थी। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और गुप्त सूचनाओं के नेटवर्क से दरबार के भीतर एक समानांतर सत्ता चलाती थी। नदीम कुटीर विस्तारित श्यामगढ़ की सीमा पर, जहां की जमीन सूखी और उपेक्षित थी, नदीम कुटीर नाम का एक छोटा स्वाभिमानी चरवाहा समुदाय रहता था। वे सदियों से उस भूमि पर बसे थे जिसे अब राजकोष की बंजर भूमि माना जाता था। अदिति 22 वर्ष, विधवा, सांवली रंगत पर अलौकिक सौंदर्य और गहरी ममता से परिपूर्ण। उसकी आंखें जीवन की सादगी और संघर्ष का आईना थी। सूरज, दिवंगत अदिति का पति, एक कुशल कारीगर और निडर युवक, उसकी स्मृति अदिति के जीवन का आधार थी। वीरा, 5 वर्ष, अदिति का पुत्र, उसकी आंखों में सूरज की निडर चमक और चेहरे पर अदिति का भोलापन था, ममता का जीवित प्रमाण। जसवंत, 48 वर्ष, अदिति के पिता, नदीम कुटीर के मुखिया, अनुभवी, गंभीर और अपने समुदाय के लिए लड़ने को तैयार। सीता, 35 वर्ष, अदिति की मां, शांत, अनुभवी और धार्मिक, उनकी चुप्पी में गहरी समझ छिपी थी। गोपाल, 27 वर्ष, सूरज का छोटा भाई, एक ईमानदार और मेहनती लोहार जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक समर्पित था। चंपा, 25 वर्ष, अदिति की सहेली, एक मुखर और चंचल युवती जिसकी शादी गोपाल से हुई थी। बाद में वो अदिति की दासी बनी और उसका सबसे बड़ा सहारा। महादेव, 35 वर्ष, नदीम कुटीर का वैद्य और जड़ी बूटियों का जानकार, समुदाय में उसका सम्मान था और वो जसवंत का सलाहकार भी था। बद्री, 50 वर्ष, पाटलिपुत्र महल का एक पुराना वफादार द्वारपाल और बाद में महाराजा का निजी सेवक। एक साधारण पृष्ठभूमि से होने के कारण उसका नदीम कुटीर के लोगों से भावनात्मक जुड़ाव था। सेनापति विक्रम, 40 वर्ष, महाराजा का निजी अंगरक्षक और सेनापति, कठोर, नियमसंध और महाराजा के प्रति अंधभक्त। नदीम कुटीर का जीवन संघर्ष और सादगी से लिपटा हुआ था। अदिति और सूरज का प्रेम एक किंवदंती था। सूरज न केवल लोहे के औजार बनाता था, बल्कि धातुओं को नया रूप देने का हुनर रखता था। उसने अपनी पहली कमाई से अदिति के लिए साधारण लोहे का एक छोटा सा मोर बनवाया था। अदिति का सबसे अनमोल गहना, जिसे वो अपनी गुल्लक में रखती थी। 5 साल पहले जब अदिति 4 महीने की गर्भवती थी, एक भयंकर तूफान ने सूरज की जान ले ली। लोहे के उपकरणों के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। 8 महीने बाद अदिति ने अपने बेटे वीरा को जन्म दिया। वीरा ही उसका सहारा था, उसकी ममता का जीता जागता प्रमाण। महाराजा का मार्ग, प्यास और ममता का पहला इम्तिहान दीन कुटीर की जीवन रेखा थी कलशधारा नदी। हर दोपहर तपती धूप में अदिति अपने सीने से वीरा को बांधे, सिर पर कांसे का घड़ा रखे नदी से पानी भरने जाती थी। वो एक जलती हुई दोपहर थी, लू चल रही थी और जमीन तप रही थी। अदिति कलशधारा से शीतल जल भरकर सावधानी से वापस लौट रही थी। तभी
शाही राजमार्ग पर एक भयावह शोर हुआ। महाराजा विश्वनाथ राय का व्यक्तिगत रथ हाथी दांत और स्वर्ण से जड़ा शाही शक्ति का प्रदर्शन उसके पास चरमराकर रुक गया। रथ के पीछे अंगरक्षकों की एक टुकड़ी थी जिसका नेतृत्व सेनापति विक्रम कर रहा था। महाराजा का चेहरा पसीने से भीगा था और आंखों में अत्यधिक बेचैनी थी। महाराजा विश्वनाथ राय गरजते हुए लगभग चीख कर, ओ लड़की रुको, मेरे रथ के इंजन का रेडिएटर अत्यधिक गर्म हो गया है। मुझे कम से कम 2 घड़े शीतल जल चाहिए, तुरंत, एक क्षण भी व्यर्थ मत करो। अदिति ने घबराकर घड़ा जमीन पर रखा। उसका 5 साल का बेटा वीरा, जो उसकी पीठ पर बंधा था, चौंक कर उठ गया और अपनी मां के गले से लिपट गया। अदिति झुके हुए स्वर में सिर पर पल्लू ठीक करते हुए, जी महाराजाधिराज। अभी अदिति ने बिना सोचे अपने घड़े का सारा शीतल जल महाराजा के रथ के इंजन में डाल दिया। ये पानी उसके और वीरा के लिए था, पर उसके लिए महाराजा का आदेश सर्वोपरि था। पानी कम पड़ गया, भाप निकलती रही। महाराजा विश्वनाथ राय अधीरता से मुख्यमंत्री वीरभद्र से, वीरभद्र, अभी भी धुआं निकल रहा है। ये जरूरी राजकीय यात्रा है। हमें सूर्यास्त से पहले राजधानी लौटना है। मेरी प्रतीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र शांत लेकिन चिंतित, जी महाराजा, लगता है पूरा इंजन सूख चुका है। हमें और पानी चाहिए। महाराज अदिति से उसकी ओर आंखें गड़ाए, एक और घड़ा, जल्दी, विलंब नहीं होना चाहिए। मैं एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। अदिति तुरंत कलशधारा की ओर भागी। इस पूरे समय महाराजा विश्वनाथ राय की आंखें एक दुर्लभ कलाकृति की तरह अदिति पर स्थिर थी। उनकी आंखों में वो भूख थी जिसे दौलत और सत्ता कभी शांत नहीं कर पाई। अदिति की सांवली सुंदरता, उसकी सादगी और उसका आज्ञाकारी समर्पण महाराजा के लिए एक नया आकर्षण था। जब अदिति पानी भरकर लाई और इंजन शांत हुआ तो महाराजा ने अपने अंगरक्षक से एक अमूल्य पन्नाजड़ित बाजूबंद निकालने को कहा। महाराज विश्वनाथ राय अधिकार से, पर अपने स्वर में मिठास घोलकर, इस सेवा का क्या मोल चाहिए? ये बाजूबंद ले लो। ये तुम्हारे 7 पीढ़ियों की कमाई से ज्यादा मूल्यवान है। इसे अपनी ममता की सेवा का इनाम समझो। अदिति ने हाथ जोड़े। उसकी सादगी और सम्मान उसके चेहरे पर स्पष्ट था। अदिति झुके हुए, सम्मान से, नहीं महाराजाधिराज। जल देना तो धर्म है, सेवा है, इसका कोई मोल नहीं होता। मैं आपकी कृपा की आभारी हूँ, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी सेवा के बदले कुछ नहीं लेती। महाराजा विश्वनाथ राय मुस्कुराए। ये एक विचित्र जीत की मुस्कान थी। एक चरवाहे की बेटी द्वारा शाही दौलत को अस्वीकार करना उनके लिए एक नया अनुभव था जो उन्हें चुनौती देने जैसा लगा। महाराज विश्वनाथ राय अपनी मुस्कान को छिपाते हुए आंखों में चमक लिए। वाह अदिति, तुम्हारा नाम अदिति है ना? तुम साधारण नहीं हो लड़की। तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज हैं, पर जुबान बहुत मीठी। तुम अंदर बैठो रथ में, मैं तुम्हें पाटलिपुत्र के महल की एक झलक दिखाता हूँ। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, गारंटी है। तुम्हें अपने वीरा की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने मंत्री वीरभद्र को एक गुप्त इशारा किया। वीरभद्र ने तुरंत रथ का द्वार खोल दिया। अदिति को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया हो। उसके दिमाग में सिर्फ वीरा का ख्याल कौंधा, उसकी गरीबी, उसका असुरक्षित भविष्य। महाराजा की अंधेरी शक्ति जो सत्ता और दौलत से उत्पन्न हुई थी, उसके आगे वो कुछ न कर पाई। शायद ये गरीबी की दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। चुपचाप उसने वीरा को पीठ पर बांधा और शाही रथ में बैठ गई। राजदरबार का षड्यंत्र और महाराजा का वारिस संत पाटलिपुत्र महल के अंदर का दृश्य किसी स्वर्गीय लोक जैसा था। फर्श पर रेशमी कालीन बिछे थे, दीवारों पर स्वर्ण अमृत पेंटिंग थी और हवा में गुलाब जल
और चंदन की खुशबू थी। अदिति को महल के सबसे शानदार रजत कक्ष में बिठाया गया। यहाँ पहली बार महाराजा विश्वनाथ राय ने अपना वास्तविक क्रूर मकसद बताया। महाराज विश्वनाथ राय अपने सिंहासन पर बैठे गंभीर और कठोर स्वर में, अदिति, मैंने तुम्हें यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं बुलाया। तुम जानती हो मैं पाटलिपुत्र का शासक हूँ। मेरी शक्ति असीम है, लेकिन मेरी शक्ति अधूरी है। महाराज, मेरी पत्नी महारानी राजेश्वरी देवी 60 बरसों से बीमार है। वो निय संतान है और एक राज्य को आगे ले जाने के लिए मुझे हर हाल में उत्तराधिकारी चाहिए। एक कुमार जो मेरी सत्ता संभाल सके और मेरे कुल का नाम रोशन करे। तुम मेरी दूसरी रानी बनोगी, छोटी रानी। तुम मेरे वारिस की माँ बनोगी। यही तुम्हारी नियति है और यही राज्य की सबसे बड़ी आवश्यकता। अदिति के दिल में डर का एक तूफान उठा। उसके मन में उसके पति सूरज की पवित्र याद कौंध गई। अदिति थरथराते हुए हाथ जोड़कर, उसकी आंखें नम थी, पर महाराजाधिराज, मैं एक चरवाहे की विधवा हूं। मैं अभागे हूं। मेरा एक बेटा है, वीरा। मैं उसे कहाँ छोड़ दूंगी? मैं उसे छोड़कर कैसे जी पाऊंगी? मेरी ममता मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। महाराजा ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई सोने की मोहरों को जमीन पर बिखेर दिया। मोहरों की झंझनाहट ने कमरे की शांति को भंग कर दिया। महाराज विश्वनाथ राय हंसते हुए, कठोर वो चरवाहे का बेटा, उसका अतीत वो तुम्हारा बीता हुआ कल है। अदिति, तुम अब पाटलिपुत्र की महारानी बनोगी। तुम्हारा अतीत मर चुका है। तुम्हारा बेटा वीरा नदीम कुटीर में रहेगा। उसके और तुम्हारे माता पिता की देखरेख का इंतजाम राजकोष से होगा। उसकी हर आवश्यकता पूरी होगी, पर तुम कभी उससे मिलोगी नहीं। ये मेरी पहली और अंतिम शर्त है। शाही महल का कानून। अदिति, महाराज अंतिम चेतावनी देते हुए उनकी आवाज में जबरदस्त अधिकार था। अगर तुम इस शर्त को मानोगी तो तुम रानी बनोगी और तुम्हारा बेटा सुरक्षित भविष्य पाएगा। नहीं तो मैं तुम्हें यही कैद कर दूंगा और तुम्हारे बेटे को उसके हाल पर छोड़ दूंगा। वो गरीबी और भूखमरी में मरेगा। चुनाव तुम्हारा है। अदिति की आंखों के सामने वीरा का भूखा और असुरक्षित चेहरा घूम गया। उसकी ममता और बेटे के सुरक्षित भविष्य की मजबूरी, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः मजबूरी और माँ की चिंता जीत गई। अदिति आंखों में आंसू, गर्दन झुकाकर, लेकिन आवाज में एक दृढ़ संकल्प, मुझे आपकी शर्त मंजूर है महाराजाधिराज। मैं ये सौदा अपने बेटे के भविष्य के लिए कर रही हूँ। मैं रानी बनूंगी, लेकिन मेरा दिल हमेशा मेरे पहले बेटे के लिए धड़केगा। नदीम कुटीर में राजसी फरमान और विद्रोह। जब ये भयानक खबर नदीम कुटीर पहुंची तो पूरा समुदाय शोक और आक्रोश से हिल गया। सीता रोना धोना, जमीन पर सिर पीटते हुए, जसवंत, उस राजा ने हमारी बेटी को छीन लिया। ये जबरदस्ती है। हमें न्याय चाहिए। हमें पाटलिपुत्र जाना होगा। हम अपनी अदिति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जसवंत क्रोध और निराशा से भरा, ये न्याय नहीं, ये सत्ता की क्रूरता है। सीता, राजा ही कानून है, लेकिन हम अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे। जसवंत और सूरज के भाई गोपाल, नदीम कुटीर के 10 मजबूत पुरुषों, जिनमें वैद्य महादेव भी शामिल था, को लेकर उसी रात महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जसवंत महल के द्वार पर चिल्लाते हुए, मुख्यमंत्री वीरभद्र, हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। ये जबरदस्ती है, ये पाप है। हम महाराज से बात करेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र 55 वर्ष एक घमंडी चाल से महल के द्वार पर आए। उनकी पत्नी दमयंती भी उनके पीछे खड़ी थी। चेहरे पर उपहास और घृणा का भाव था। मुख्यमंत्री वीरभद्र गर्व से जसवंत की ओर देखते हुए, चुप हो जा मूर्ख चरवाहे। महाराजा ने तुम्हारी बेटी को छोटी रानी का दर्जा दिया है। ये तुम्हारे कुटीर के लिए सम्मान की बात है।
तुम अब एक रानी के रिश्तेदार हो, तुम्हें तो उत्सव मनाना चाहिए। वीरभद्र गुस्से से, ये कोई चोरी नहीं, ये राजसी फरमान है, महाराजा का आदेश पत्थर की लकीर है। अगर तुम इस रिश्ते में बाधा डालोगे तो महाराजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे टोले को राज्य की सीमा से बाहर फेंक देंगे। तुम्हारी सारी जमीन जायदाद जब्त हो जाएगी, तुम्हारी झोंपड़ियां जला दी जाएंगी। वापस जाओ। गोपाल, सूरज का भाई, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ज्वाला थी। गोपाल, क्रोध से, वो हमारी भाभी है, हमारी माँ है, आप हमारी ममता नहीं छीन सकते। हम इस अन्याय को दरबार में चुनौती देंगे। सूरज का परिवार महाराजा की क्रूरता के आगे नहीं झुकेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र हंसते हुए अपने अंगरक्षकों से, दरबार, इस चरवाहे को दरबार का कानून समझाओ, इसे बताओ कि राजसी क्रोध क्या होता है। वीरभद्र के अंगरक्षकों ने जसवंत और गोपाल को बैनी से पीटा। वैद्य महादेव और बाकी लोग भी घायल हुए। वे भयभीत, अपमानित और घायल होकर रोते हुए वापस लौट आए। सीता जसवंत से उसकी चोटों पर पट्टी बांधते हुए, हम क्या करें, हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, राजा के कान बहरे हैं। जसवंत निराश, सीता, राजा ही कानून है, हमें अब अदिति की मौत माननी पड़ेगी और चुप रहना पड़ेगा। वीरभद्र ने सही कहा, अगर हमने विरोध किया तो वो हमें और वीरा को मार डालेगा। हमें वीरा को बचाना होगा। लेकिन सीता की आंखें अभी भी उम्मीद की एक पतली चिंगारी को थामे हुए थी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वो दूर रहकर भी अदिति और वीरा के बीच का रिश्ता नहीं टूटने देंगी। विवाह, सोने का पिंजरा और चंपा का राजसी प्रवेश विस्तृत। अगले ही सप्ताह महाराजा विश्वनाथ राय ने अदिति से साधारण पर भव्य राजसी विवाह किया। ये एक राजनीतिक और व्यक्तिगत जीत थी। अदिति अब रानी अदिति देवी बन गई थी। विवाह के बाद अदिति के लिए जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। वो कीमती बनारसी साड़ियां, गले में भारी हीरे का हार, हाथों में सोने की चूड़ियां पहनती थी। उसका नया जीवन महल के सोने के पिंजरे जैसा था। महाराजा ने उसकी सेवा में 4 दासियां रखी। लीला 30 वर्ष मुख्य दासी, कठोर और नियमों की पाबंद, पूरी तरह से दरबार की वफादार। सुगना 45 वर्ष महारानी राजेश्वरी की पुरानी दासी, जो हवेली के सभी गुप्त राजनीतिक दावपेचों और महाराजा के व्यक्तिगत रहस्यों को जानती थी। चंपा 25 वर्ष अदिति की सहेली और गोपाल की पत्नी। सीता ने मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी दमयंती को एक बड़ा स्वर्ण हार रिश्वत में देकर चंपा को अदिति की निजी दासी बनवाने की सिफारिश की थी। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन ममता की चोरी का एकमात्र रास्ता। माधवी 28 वर्ष रानी राजेश्वरी की गुप्तचर, सुंदर, चालाक और पूरी तरह से राजेश्वरी देवी के प्रति समर्पित। वो हर पल अदिति पर नजर रखती थी। महल का ऐश्वर्य उसके लिए एक कैद था। वो अक्सर रात को रोती थी जब कोई उसे नहीं देखता था। वो अपने गहनों के बीच सूरज का दिया हुआ लोहे का छोटा मोर देखती और फूट फूट कर रोती थी। चंपा उसकी निजी दासी होने के नाते जानती थी कि अदिति किस दर्द से गुजर रही है। चंपा फुसफुसाते हुए, एक रात जब माधवी सो चुकी थी, छोटी रानी साहिबा, मैंने सीता माँ से बात की है। ये जोखिम भरा है, पर ममता का कोई मोल नहीं। वो हर 15वें दिन अमावस्या की रात महल की पश्चिमी दीवार के पास पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आपका इंतजार करेंगी। ये एक गुप्त जानलेवा सिलसिला था। ममता की चोरी। वो पहली रात अदिति ने अपने सारे शाही आभूषण उतार दिए और एक साधारण फीका सूती वस्त्र पहना। चंपा ने उसे महल के नौकरों के लिए बने गुप्त रास्ते से पश्चिमी दीवार तक पहुंचाया। वहां पीपल के पेड़ के नीचे सीता इंतजार कर रही थी। उसने 5 साल के वीरा को अपने मोटे दुपट्टे में कसकर छिपा रखा था। सीता
दबे स्वर में आंसू पोंछते हुए अदिति, वीरा भूखा है, वो तुम्हारी तस्वीर देखकर सोता है। हमने उसे बताया है कि तुम एक रक्षक देवी हो जो बहुत दूर रहती है। अदिति ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी ममता जो इतने दिनों से सोने के पिंजरे में कैद थी, अब नदी की तरह बहन निकली। वीरा मासूमियत से अपनी माँ के महंगे कपड़ों को छूकर, माँ तुम रानी बन गई, अब तुम हमसे प्यार नहीं करती, क्या ये राजा मुझे तुमसे दूर ले गया है? अदिति वीरा को कसकर गले लगाते हुए, नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी हूँ। तुम्हारी माँ बस एक बहुत जरूरी काम कर रही है, मैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर रही हूँ। मेरे लाल, तुम जल्दी बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। हर अमावस्या की रात ये गुप्त मिलन चलता रहा। चंपा और सीता की बहादुरी और अदिति की ममता महल के नियमों को तोड़ती रही। वारिसों का जन्म और महारानी राजेश्वरी का षड्यंत्र विस्तृत। समय के साथ अदिति ने महाराजा विश्वनाथ राय को 3 पुत्र दिए। वारिसों के जन्म से महाराजा बहुत खुश थे और उन्होंने तुरंत एक भव्य समारोह में देवेंद्र देव को राज्य के नए युवराज के रूप में घोषित किया। युवराज देवेंद्र देव सबसे बड़ा, शांत लेकिन लालची और अपनी मां अदिति के प्रति उदासीन। युवराज महेंद्र महन बीच वाला, महत्वाकांक्षी, तेज तर्रार और जुए तथा शराब का आदि। युवराज सत्येंद्र सत्य सबसे छोटा, लापरवाह, आवारा और भोग विलास में डूबा रहने वाला। महाराजा विश्वनाथ राय अपनी उत्तराधिकार की समस्या के समाधान से इतने खुश थे कि उन्होंने तुरंत एक बड़ा आयोजन किया और अपनी पूरी रियासत एक नई वसीयत बनाकर रानी अदिति देवी के नाम कर दी। महाराज विश्वनाथ राय अदिति को अकेले में गर्व से, अदिति मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुम ही इस सब की मालकिन रहोगी, तुम मेरी आखिरी मोहर हो। मेरी मौत के बाद तुम इन तीनों में बंटवारा करना या उन्हें सबक सिखाना तुम्हारी मर्जी। अब तुम इस राज्य की सबसे शक्तिशाली हस्ती हो। महारानी राजेश्वरी देवी का गुप्त प्रतिशोध। महारानी राजेश्वरी देवी जो निसंतान थी और बरसों से बीमारी के कारण शक्तिहीन हो चुकी थी, ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। उनका सम्मान, उनका महल का अधिकार सब अदिति ने छीन लिया था। राजेश्वरी देवी ने अपनी दासी माधवी और मुख्यमंत्री की पत्नी दमयंती के साथ एक गुप्त योजना बनाई। राजेश्वरी देवी कमजोर आवाज में दमयंती से, दमयंती ये चरवाहे की बेटी हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगी, इसका वारिस प्रेम इसे कमजोर कर रहा है, हमें इसकी गुप्त मुलाकातों का पता लगाना होगा, इसे सबक सिखाना होगा ताकि ये फिर कभी सिंहासन की ओर आंख उठाकर न देखे। दमयंती षड्यंत्रकारी मुस्कान के साथ, महारानी मुझे चंपा पर संदेह है, वो बहुत भोली बनती है, पर वो चरवाहे के बेटे के बारे में सब जानती होगी। मैंने उसे देर रात अदिति के कक्ष से निकलते देखा है। एक रात माधवी ने चंपा का पीछा किया। उसने देखा कि चंपा ने एक छोटी गुप्त खिड़की से अदिति को बाहर निकाला और दोनों पश्चिमी दीवार की ओर गए। माधवी ने तुरंत एक गुप्त संदेश महारानी राजेश्वरी देवी को भिजवाया। अगले ही दिन राज दरबार में हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र ने, जो अपनी पत्नी दमयंती से सूचना पा चुका था, महाराजा के सामने सारी बात उगल दी। महाराज विश्वनाथ राय क्रोध से दरबार में गरजते हुए, अदिति तुमने मेरी शर्त तोड़ी, तुमने इस राज्य का अपमान किया, तुमने एक नीच चरवाहे के बेटे से गुप्त मुलाकात की, ये राजद्रोह है, ये मेरे आदेश का उल्लंघन है। अदिति घुटनों पर गिरकर आंसू बह रहे थे। महाराजा मुझे माफ कर दीजिए, ममता मजबूर थी, वो मेरी पहली संतान है, मैं सिर्फ एक मां हूं। महाराज विश्वनाथ राय गुस्से से वीरभद्र से, वीरभद्र आज ही नदीम कुटीर को राज्य की सीमा से बाहर निकाल दो, उन सबको कठोर दंड दो, उनकी जमीन हमेशा के लिए जब्त कर लो, और हाँ
महल की पश्चिमी दीवार पर लोहे के तीखे जाल लगवा दो और चंपा को काल कोठरी में डाल दो। इसे सबक सिखाओ। राजेश्वरी देवी और दमयंती मुस्कुरा रही थी। अदिति का पतन शुरू हो गया था। चंपा को बैरमी से पीटा गया और काल कोठरी में डाल दिया गया। सीता और जसवंत को वीरा के साथ राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें सिर्फ थोड़ी सी बंजर जमीन मिली। गोपाल और वैद्य महादेव को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अब माँ और बेटा राजसी जंजीरों से पूरी तरह अलग हो गए थे। ये अलगाव अदिति के जीवन का सबसे बड़ा दंड था। एकाकीपन, पश्चाताप और चंपा की रिहाई। विस्तृत महाराजा के आदेश के बाद रानी अदिति एक तरह से महल के भीतर कैद हो गई। महाराजा ने अब उस पर और भी कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी। वो रजत कक्ष को छोड़कर महल के सबसे भव्य और एकांत सूर्य कक्ष में रहने लगी। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो राजसी वस्त्र पहनती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाए रहती थी। वो अक्सर अपने पूजा कक्ष में अकेली बैठी रहती थी। उसके आसपास हीरे जवाहरात थे, पर उसका मन खाली था। वो अक्सर अपने छोटे से डिब्बे को खोलती, जिसमें वीरा की पहली तस्वीर थी और सूरज का दिया हुआ लोहे का मोर था, और रोती थी। अदिति पूजा कक्ष में आंसू पोंछते हुए लोहे के मोर को छूकर, चंपा, मैंने सोने के लिए अपनी ममता का सौदा कर दिया। मैं रानी नहीं, मैं एक भिखारिन हूं जो अपने बेटे के प्यार के लिए तरसती है। महाराजा ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरी आत्मा छीन ली। ये कैसा सौदा है? अदिति ने दृढ़ संकल्प किया कि वो कम से कम चंपा को इस अमानवीय सजा से आजाद करेगी। चंपा ने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने राजसी अधिकार का प्रयोग किया और सबसे पहले न्याय मंत्री श्रीधर शर्मा, 65 वर्ष, एक ईमानदार और अनुभवी वकील को बुलाकर चंपा को काल कोठरी से रिहा करवाया। चंपा अदिति के पैरों पर गिरकर रोते हुए, रानी साहिबा, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। अदिति चंपा को उठाकर गले लगाते हुए, चंपा, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। मैंने तुम्हें सजा दी क्योंकि मैं कमजोर थी। अब नहीं, अब मैं इस कैद से आजाद होंगी और अपनी ममता को वापस पाऊंगी। मुझे अब अपनी आत्मा को बचाना है। चंपा को रिहा करने के बाद अदिति ने उसे अपना सबसे गुप्त संदेशवाहक बना लिया। चंपा अब एक दासी से ज्यादा एक विश्वास पात्र सखी थी। महाराजा का देहांत और युवराजों का राजसी लालच। विस्तृत 2 साल बाद महाराजा विश्वनाथ राय का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन अदिति के लिए एक जटिल आजादी। वसीयत के अनुसार रानी अदिति देवी को राज्य की मुख्य शासक घोषित किया गया, लेकिन महाराजा के जाते ही तीनों युवराजों ने विद्रोह कर दिया। वे सिर्फ दौलत और सत्ता से प्यार करते थे, अपनी मां से नहीं। देवेंद्र, महेंद्र और सत्येंद्र अपनी पत्नियों के साथ महल की राजनीति में उतर गए। युवराज देवेंद्र देव, लालची और गुस्सैल। उनकी पत्नी युवरानी कविता, शहर की फैशन प्रस्त महिला, उन्हें हमेशा अपनी मां के खिलाफ भड़काती थी। देव ने तुरंत राजधानी छोड़ दी। वो सिर्फ कारोबार और हस्ताक्षर के लिए महल आता था। वो राज्य के व्यापार पर कब्जा करना चाहता था। युवराज महेंद्र, महन, जुए और शराब का आदी। उनकी पत्नी युवरानी मानसी, चालाक और राजनीतिक, महल की सारी गुप्त सूचनाएं बीमार महारानी राजेश्वरी देवी को देती थी। महन सिर्फ महल की राजनीति और सैन्य नियंत्रण में दिलचस्पी रखता था। युवराज सत्येंद्र, सत्य, सबसे छोटा, लापरवाह। उनकी पत्नी युवरानी पायल बहुत सीधी, सत्य की आवारागर्दी से दुखी रहती थी। सत्य को न महल से लगाव था, न मां से। वो सिर्फ अपने भोगविलास के लिए राजकोष से पैसे चाहता था। वे तीनों बस तभी मां के पास आते
जब राजकोष से बड़ी रकम निकालनी होती या बड़े राजसी फैसलों पर उनका हस्ताक्षर या शाही मुहर चाहिए होती, अदिति उनकी चाबी थी। वे उसे अपनी कठपुतली समझते थे। अदिति की गुप्त शिक्षा और न्याय मंत्री का समर्थन, नया विस्तार। अदिति अब रानी थी, पर वो अनपढ़ चरवाहे की बेटी थी। अपने बेटों की उपेक्षा और अपने आसपास के षड्यंत्र को देखकर उसने फैसला किया कि उसे सिर्फ ममता से नहीं बल्कि बुद्धि से भी लड़ना होगा। उसने न्याय मंत्री श्रीधर शर्मा को बुलाया। अदिति श्रीधर शर्मा से एकांत में, मंत्री जी, मैं राजकाज नहीं जानती, मुझे छलकपट से बचाना है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे राज्य के नियम, कानून, अर्थशास्त्र और सैन्य शक्ति के बारे में सिखाएं। मुझे हर वो चीज सिखाएं जो एक शासक को पता होनी चाहिए। ये मेरी गुप्त शिक्षा होगी। श्रीधर शर्मा, जो महाराजा की क्रूरता से थके हुए थे, अदिति की इस लगन और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रात के गुप्त घंटों में बिना किसी को बताए अदिति को पढ़ाना शुरू किया। श्रीधर शर्मा अदिति को समझाते हुए, रानी साहिबा, राजकोष का सारा पैसा युवराज महनजुए में उड़ा रहा है और युवराज देव ने कई गुप्त व्यापारिक सौदे किए हैं जिनसे राज्य को नुकसान हो रहा है। आपके हस्ताक्षर उनकी ताकत है। अदिति गंभीरता से, मैं समझती हूँ मंत्री जी, मुझे इस सत्ता को हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। ममता को वापस पाने के लिए मुझे इस राज्य को बचाने के लिए इन बेटों को सबक सिखाना होगा जो सिर्फ दौलत के भूखे हैं। अदिति अब एक बदल चुकी रानी थी। वो बाहरी तौर पर शांत रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक चतुर शासक की तरह अपनी चालें चल रही थी। भयंकर तूफान, गुप्त यात्रा और राज का पर्दाफाश। विस्तृत। एक रात श्यामगढ़ राज्य में एक भयंकर चक्रवात आया। इतनी तेज हवा और बारिश थी कि पाटलिपुत्र महल भी हिल रहा था। अगली सुबह महल के वफादार पुराने नौकर बद्री, 50 वर्ष, ने अदिति को डरा देने वाली खबर दी। बद्री हाफते हुए, डरे हुए, छोटी रानी साहिबा, राज्य की सीमा पर जहां नदीम कुटीर के लोग रहते थे, वहां प्रलय आ गया है। उनका नया आश्रय पूरी तरह उजड़ गया। कच्ची झोंपड़ी ढह गई। लोग खुले आसमान के नीचे हैं। आपके पिता जसवंत बहुत बीमार है। अदिति का दिल कांप उठा। वीरा, उसका वीरा कहाँ होगा? उसने तुरंत अपने विश्वास पात्र बद्री और चंपा को साथ लिया। उसने अपने सारे शाही वस्त्र उतार दिए, एक साधारण सूती साड़ी पहनी, अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका और महल के पीछे के गुप्त दरवाजे से सीमा क्षेत्र की ओर भागी। वहां उजड़े हुए आश्रयों के बीच एक भयानक दृश्य था। उसके 40 साल के पिता जसवंत एक टूटी चारपाई पर बीमार पड़े थे। उन्हें भयानक बुखार था। पास ही 22 साल का उसका पहला बेटा वीरा अपनी नानी सीता को सहारा दे रहा था। वीरा का शरीर पसीने और मिट्टी से ढका था और उसके हाथ पर गहरा जख्म था जो लोहे के एक टुकड़े से लगा था। अदिति ने वीरा को देखा और वो भागकर उसके पास पहुंची। अदिति वीरा को कसकर गले लगाते हुए, अनियंत्रित, वीरा, मेरे लाल, तू ठीक है? तुझे चोट लगी है? मैं तुम्हारी मां हूं बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। वीरा, जो गरीबी और संघर्ष में बड़ा हुआ था, अपनी रानी मां को साधारण साड़ी में देखकर भी चौंक कर उठा। उसके लिए ये केवल एक अजीब महिला थी। वीरा गुस्से और अविश्वास से अदिति से दूर हटते हुए, रानी साहिबा, आप यहां? आप कौन हैं? आप क्यों रो रही हैं? मेरा हाथ छोड़िए। आप तो बहुत पहले मर चुकी थी। मेरे लिए तो आप महल की दीवारों में कैद एक तस्वीर है जो हमें छोड़कर दौलत के पास चली गई। अदिति का दिल फट गया। उसके अपने बेटे ने उसे रानी साहिबा कहा, न कि मां। अदिति रोते हुए उसका हाथ पकड़कर, मैं तुम्हारी मां हूं बेटा, मैं तुम्हारी अदिति मां हूं। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती।
सीता ने वीरा को सारी कहानी सुनाई। महाराजा की धमकी, मजबूर सौदा और अदिति का ममता का त्याग। वीरा क्रोध से चीख कर, ये महल, ये दौलत मेरी मां को मुझसे छीनने के लिए जिम्मेदार है। आप यहां से जाइए रानी साहिबा। मुझे आपकी शाही ममता की जरूरत नहीं है। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। मेरा पिता सूरज एक ईमानदार लोहार था और मैं उसकी संतान हूं। अदिति ने वही जमीन पर बैठकर वीरा के गंदे पैरों को पकड़ लिया। अदिति भीख मांगते हुए, रोते हुए, मुझे माफ कर दे वीरा। मेरे पास अब कुछ नहीं सिवाय तुम्हारी ममता के। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूं। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वीरा आंखों में आंसू लिए पर दृढ़, मां, आप पाटलिपुत्र महल की रानी हैं। मैं एक चरवाहे का बेटा। हम साथ नहीं रह सकते। अगर आपको रहना है तो पहले उस महल की दौलत और गुरूर को छोड़कर आइए। अपनी शाही साड़ी और हार को उतार फेंकिए। मैं तभी आपको अपनी मां मानूंगा जब आप सिर्फ अदिति बनकर आएंगी, न कि रानी। अदिति की आंखों में एक नई चमक आ गई। ये संकल्प की चमक थी। जंजीरों का टूटना और ममता का अंतिम न्याय विस्तृत। अदिति वापस महल आई। उसके चेहरे पर अब रानी का नहीं बल्कि योद्धा का तेज था। एक ऐसी मां का तेज जिसने अपनी ममता को वापस पाने का निर्णय कर लिया था। अगले दिन सुबह उसने राज्य के सबसे पुराने और विश्वसनीय कानूनी सलाहकार न्याय मंत्री श्रीधर शर्मा को बुलाया। उसने युवराज देवेंद्र, महेंद्र और सत्येंद्र को भी तुरंत महल बुलाया। युवराज और उनकी पत्नियां कविता, मानसी, पायल खुशी से आई। वे सोचते रहे कि उन्हें और दौलत मिलने वाली है। अदिति ने सबको महल के मुख्य हॉल में इकट्ठा किया। उसने वकील को नए राजसी कागजात पढ़ने का आदेश दिया। न्याय मंत्री श्रीधर शर्मा पढ़ते हुए एक गंभीर आवाज में पाटलिपुत्र राज्य की वर्तमान शासिका रानी अदिति देवी की इच्छा और अंतिम राजसी वसीयत के अनुसार, जो राजसी मोहर के साथ हस्ताक्षरित है। अदिति शांत पर दृढ़ आवाज में अपने बेटों की ओर देखते हुए, देवेंद्र, महेंद्र और सत्येंद्र, तुम तीनों, महाराजा की सारी रियासत, ये पाटलिपुत्र महल, राजकोष, खेत खलिहान, सब तुम तीनों में बराबर बांट दिए गए हैं। मैंने वसीयत बदल दी है। तुम सब पाटलिपुत्र के नए शासक हो। मैंने तुम्हें आजाद किया। तुम आजाद हो। तीनों युवराज और उनकी पत्नियां खुशी से पागल हो गए। सत्येंद्र ने सबसे पहले अपना हिस्सा मांगा। युवराज सत्येंद्र लालच से, और मां, आपका हिस्सा, आपके हिस्से का नकद और जेवर, वो कहाँ है? वो संदूक हमें दीजिए। अदिति ने अपने शरीर से एक एक करके हीरे का हार, सोने की चूड़ियां और पन्ने जड़ित बाजूबंद उतारे। अदिति गर्व से अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए, ये सारा नकद और जेवर भी तुम तीनों में बराबर बांट दिया गया है। मैंने अब फैसला कर लिया है। मेरा बुढ़ापा उस जगह गुजरेगा जहां ममता की दौलत सबसे ज्यादा है। मेरा हिस्सा अब मेरे पास नहीं है। तीनों बेटे चौंक गए। युवराज देवेंद्र गुस्से से चिल्लाते हुए, क्या बकवास है मां? आप कहां जा रही है? आपने हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं किया। आप एक मामूली चरवाहे के बेटे के पास जा रही हैं। आप अपनी ही संतान को, आप हमें बर्बाद कर रही है। अदिति हाथ जोड़कर पर आंखों में आग लिए, तुम सही कह रहे हो बेटा। मैंने तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं किया। मैंने तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हारी ममता को मार डाला था। अब मैं अपनी आत्मा की इज्जत का ख्याल कर रही हूं। मैं अपनी पहली संतान वीरा के पास जा रही हूं। उसने सिर्फ एक सूती साड़ी पहनी, अपने पास सिर्फ सूरज का लोहे का मोर और वीरा की पहली तस्वीर रखी और महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। पाटलिपुत्र महल के दरवाजे पर खड़े होकर अदिति ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसके तीनों बेटे दौलत के लालच में आपस में झगड़ रहे थे कि पहले सोने का संदूक कौन उठाएगा। न्याय मंत्री श्रीधर शर्मा ने सिर झुका लिया।
उन्होंने पहली बार एक ऐसी शासक को देखा जिसने सत्ता और दौलत को त्याग कर ममता को चुना। रानी की वापसी अदिति सीधे सीमा क्षेत्र में पहुंची। वीरा, जो टूटी हुई झोंपड़ी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था, अपनी मां को साधारण साड़ी में देखकर दौड़ा। वीरा, गले मिलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां, तुमने सच में सब कुछ छोड़ दिया? तुमने रानी का जीवन छोड़ दिया मेरे लिए? अदिति आंसू पोंछते हुए उसके माथे को चूमते हुए, हाँ बेटा, मैं रानी थी पर कैद थी, अब मैं आजाद हूं। मेरी असली दौलत तुम हो मेरा लाल। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को सुधार लिया है। सीता और जसवंत ने भी अदिति को गले लगाया। चंपा और गोपाल भी वही थे। सीता वीरा से तेरी मां ममता की रानी थी, सोने की नहीं। पाटलिपुत्र महल अब कला का घर बन चुका था, जहां दौलत के लिए तीनों भाई और उनकी पत्नियां लड़ते थे। महल की दीवारें दरकने लगी थी, क्योंकि वहां अब प्रेम नहीं था, सिर्फ लालच था। वहीं बंजर जमीन पर अदिति की ममता की छाव में वीरा, अदिति, सीता, जसवंत और गोपाल ने लोहार के काम और खेती से एक नया शांतिपूर्ण जीवन शुरू किया। अदिति ने अपनी शाही दौलत खो दी थी, पर उसने ममता का साया वापस पा लिया था। एक ऐसी दौलत जो हीरे जवाहरात और शाही सिंहासन से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। चंदनपुर की आत्मा और जमींदार का अंधेरा उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे एक गांव बसा था, चंदनपुर। इसका नाम भले ही चंदन था, पर इसकी मिट्टी में प्रेम, सद्भाव और संतोष की सुगंध थी। गांव की जीवन धारा कलकल करती घाघरा नदी थी, जिसके पानी से यहाँ के खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। गांव के केंद्र में सदियों पुराना एक विशाल बरगद का वटवृक्ष था, जिसे गांव वाले बरगद बाबा कहकर पूछते थे। ये वटवृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये गांव की पंचायत का आसन, बच्चों का खेल का मैदान और बुजुर्गों की कहानियों का साक्षी था। गांव की सबसे भव्य इमारत एक ऊंची और विशाल हवेली थी, जिसके मालिक थे जमींदार विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह 50 वर्ष की आयु के विश्वनाथ अपने जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान और आंखों में एक ऐसी तीक्ष्णता थी जो उनकी वास्तविक भावना को छिपाती थी। उनके पूर्वजों ने चंदनपुर को बसाया था, लेकिन विश्वनाथ के दिल में अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा से भी बड़ी एक इच्छा थी, अथाह धन। उन्हें केवल जमींदार बनकर नहीं रहना था, उन्हें जिले का सबसे बड़ा पूंजीपति, कैपिटलिस्ट बनना था। उनकी पत्नी पार्वती देवी गांव की सबसे शांत और दयालु हृदय की महिला थी। उनके माथे पर चिंता की एक स्थायी रेखा थी, जो विश्वनाथ के बढ़ते लालच के कारण खिंची थी। वो अक्सर गांव के मंदिरों में जाकर विश्वनाथ के मन की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। विश्वनाथ के 3 रत्न। बड़ा बेटा अजय, 28 वर्ष अजय एक प्रगतिशील किसान था। उसने कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी और उसका सपना था कि चंदनपुर में आधुनिक कृषि क्रांति लाए। वो किसानों को नई बीज, खाद और तकनीक सिखाता था। उसका लक्ष्य था गांव में एक सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करना, ताकि किसान साहूकारों के कर्ज से मुक्त हो सके। छोटी बेटी सुनैना, 24 वर्ष सुनैना शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इतिहास और साहित्य पढ़कर लौटी थी। वो गांव के पुराने इतिहास, लोकगीतों और हस्तशिल्प को बचाने के लिए एक स्मृति केंद्र, हेरिटेज सेंटर बनाना चाहती थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी हवेली के एक अप्रयुक्त कमरे में एक विशाल गांव का पुस्तकालय खोलना। सबसे छोटा बेटा राघव, 22 वर्ष राघव स्वभाव से सबसे शांत और चिंतनशील था। उसे आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान था। वो बिना किसी स्वार्थ के गांव के बुजुर्गों और बच्चों का इलाज करता था।
उसका सपना था कि वो घाघरा के किनारे एक छोटा सा औषधालय खोले जहां सबको मुफ्त इलाज मिले। मुनीम हरिदयाल और मंगरू किसान की व्यथा विश्वनाथ का लालच अब एक विषैले वटवृक्ष की तरह अपनी जड़ें फैला रहा था। गांव के लोग उनकी बढ़ती क्रूरता से त्रस्त थे। विश्वनाथ के पुराने मुनीम हरिदयाल 60 वर्ष, जो 3 पीढ़ियों से इस परिवार की सेवा कर रहे थे, अक्सर विश्वनाथ को नेक सलाह देते थे। एक दोपहर हवेली की कचहरी में मुनीम हरिदयाल ने लगान के कागजात पेश किए। हरिदयाल कांपते हुए हाथों से, मालिक, ये मंगरू किसान की जमीन का लगान है। ये जमीन उसके परदादा ने आपकी 3री पीढ़ी के जमींदार से खरीदी थी, लेकिन कागज में अभी भी बंधक, मोर्गेज लिखा है। मंगरू एक ईमानदार आदमी है, पर पिछले साल ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल तबाह हो गई थी। वो आपसे अगले महीने तक का समय मांग रहा है लगान चुकाने के लिए। विश्वनाथ चांदी का कलमदान घुमाते हुए अहंकार से, समय? हरिदयाल, क्या तुम बूढ़े हो गए हो या गांव के किसानों ने तुम्हें भी खरीद लिया है? नियम तो नियम है। मंगरू की 5 बीघा जमीन वो मेरी आंखों में चुभती है। मैं चाहता हूँ कि वो जमीन मेरे गोदाम के काम आए। उसे कहो अगर कल तक लगान नहीं चुकाता तो जमीन मेरी हुई। और हाँ, लगान इस बार 20% बढ़ा दिया गया है। मुझे एक नई शक्कर मिल खरीदनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। हरिदयाल दुख से सिर झुकाकर, मालिक, 20%? मंगरू के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, वो कहां से देगा? और जमीन तो उसकी पुश्तैनी है। ये न्याय नहीं है। विश्वनाथ मेज थपथपाकर चिल्लाते हुए, न्याय? हरिदयाल, मेरे लिए मेरा स्वार्थ ही न्याय है। जो किसान काम नहीं कर सकता उसे जमीन रखने का हक नहीं। तुम जाओ और मेरा संदेश बिना किसी बदलाव के मंगरू को सुनाओ। और सुनो, अगर अजय या राघव इस मामले में हस्तक्षेप करें तो उन्हें भी नियम समझा देना। हरिदयाल भारी मन से वहां से चले गए। अजय, सुनैना और राघव का द्वंद्व उसी शाम हवेली के प्रांगण में तीनों बच्चे अपनी मां पार्वती के साथ बैठे थे। दूर कहीं से रेडियो पर शास्त्रीय संगीत बज रहा था, लेकिन घर में शांति नहीं थी। अजय गुस्से से टहलते हुए, मां, पिताजी ने हद कर दी। मंगरू काका की जमीन पर लगान बढ़ा दिया। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मैं गांव की सेवा छोड़ दूं और केवल हिसाब किताब देखूं। वो मेरी सामुदायिक बीज बैंक योजना का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें नहीं पता कि अगर हम किसानों को बचाएंगे नहीं तो खेती कैसे होगी। सुनैना हाथ में एक पुरानी किताब लिए, भैया, पिताजी को पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखता। मैंने जब उनसे हवेली के उत्तरी कमरे को पुस्तकालय बनाने की अनुमति मांगी तो वो जोर से हंस पड़े। कहने लगे, किताबों से पेट नहीं भरता सुनैना, वो कमरा मेरे पुराने हिसाब की बही खातों के लिए सुरक्षित रहेगा। वो हमारी विरासत, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति को बेच रहे हैं। राघव जड़ी बूटियों का एक पुलिंदा बांधते हुए शांत स्वर में, दीदी, भैया, पिताजी केवल बाहरी दौलत देखते हैं, भीतरी दौलत नहीं। कल गांव के छोटे बच्चे को बुखार था। मैंने पिताजी से कुछ जरूरी दवाइयां खरीदने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह फालतू का परोपकार है। राघव, तुम एक वैद्य हो, व्यापारी बनो। उन्हें ये नहीं दिखता कि असली दौलत स्वस्थ गांव है। पार्वती आंखों में आंसू लिए, मेरे बच्चों, तुम्हारे पिताजी को धन की ऐसी लत लग गई है कि वो अब इसे एक बीमारी की तरह महसूस करते हैं, जिसे छिपाना और बढ़ाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। मैं उन्हें समझा कर थक गई हूँ। मुझे डर है कि उनका ये लालच कहीं इस घर को जला न दे। अजय ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, आप चिंता न करें, हम अपने गांव और परिवार को बचाएंगे, चाहे पिताजी कुछ भी करें। टीले की खुदाई और बरगद बाबा का श्रापले सप्ताह, विश्वनाथ ने अपने लालच को मूर्त रूप देने के लिए एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने गांव के सबसे पुराने पूजनीय देवता टीले
की खुदाई करवाने का आदेश दिया। टीले का महत्व। ये टीला सदियों से गांव का एक पवित्र स्थान था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये टीला गांव की रक्षा करता है और इसके ऊपर जो बरगद का पेड़ है वो साक्षात बरगद बाबा का वास है। सुबह सुबह विश्वनाथ ने कट्टरलाल नामक एक क्रूर ठेकेदार के साथ मजदूरों का एक दल टीले पर भेजा। गांव के बुजुर्ग मुखिया धर्मपाल काका, जो एक सच्चे और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, लाठी लेकर विश्वनाथ के सामने आए। धर्मपाल विनती करते हुए, जमींदार साहब, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? ये टीला पवित्र है, यहाँ बरगद बाबा का वास है, इसे मत खोदिए। गांव के लोगों का विश्वास मत तोड़िए। अगर आपने ऐसा किया तो बरगद बाबा का श्राप आपको और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। विश्वनाथ हंसते हुए धर्मपाल को धकेलकर श्राप, काका, आप और आपके ये अंधविश्वास, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं यहाँ एक आधुनिक गोदाम बनवाऊंगा। मेरी नई शक्कर मिल के लिए जगह चाहिए। अब मेरे पास समय नहीं है। मजदूर, काम शुरू करो और जो कोई भी बीच में आए उसे हटा दो। मजदूरों ने टीले पर फावड़े और गैंती चलानी शुरू कर दी। गांव वाले भयभीत और निराश होकर दूर से ये विनाश देखते रहे। अचानक एक मजदूर के फावड़े की आवाज एक खोखली धम की आवाज में बदल गई, जैसे किसी धातु से टकराई हो। मजदूर कल्लू चिल्लाते हुए, मालिक, जमीन के अंदर कुछ है, एक बहुत बड़ा पत्थर या लोहा। विश्वनाथ की आंखें लालच से चमक उठीं। उन्होंने कल्लू को हटा दिया और खुद खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी हटते ही वहां एक बड़ा जंग लगा तांबे का संदूक दिखाई दिया, जिस पर विलुप्त हो चुकी लिपि में कुछ उत्कीर्ण एंग्रेव्ड था। विश्वनाथ खुशी और उत्तेजना से कांपते हुए, ये तो खजाना है, ये तो बरगद बाबा का आशीर्वाद है। कल्लू, कट्टलाल, तुम सब यहाँ से जाओ। ये मेरे परदादा की पुरानी लोहे की पेटी है, जो मैं अब अपने तहखाने में रखूंगा। इस बात का जिक्र किसी से नहीं होना चाहिए। जाओ। विश्वनाथ ने संदूक को एक पुराने कंबल में लपेटा और आधी रात के अंधेरे में उसे हवेली के सबसे गोपनीय तहखाने में ले गए। माणिकों की चमक और लालच का जहर्रात के सन्नाटे में विश्वनाथ ने तहखाने के अंदर उस तांबे के संदूक को खोला। ढक्कन खुलते ही अंदर की वस्तुओं ने तहखाने के अंधेरे को चीर दिया। संदूक में सैकड़ों की संख्या में चमकदार विशाल माणिक, रूबीज रखे थे। वे माणिक लाल, नीले, नीलम और हरे पन्ना रंग के थे और उनकी आभा तहखाने की पुरानी तेल की लालटेन की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह लग रही थी। विश्वनाथ सांस रुक गई। खुशी से फुसफुसाए, अरे ये तो राजाम महाराजाओं का खजाना है, ये तो अमूल्य धन है। ये मुझे जिले का नहीं, पूरे अवध का सबसे अमीर आदमी बना देगा। अब मैं मंगरू की जमीन, शक्कर मिल और पूरा जिला खरीद लूंगा। कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने माणिकों को मखमली कपड़े में लपेटा और संदूक को सावधानी से बंद करके उसे उत्तरी कमरे की पुरानी टूटी हुई दीवार के पीछे छिपा दिया। ये कमरा हवेली का सबसे अप्रयुक्त और गोपनीय कमरा था। माणिकों के इस रहस्य ने विश्वनाथ की आत्मा को पूरी तरह से निगल लिया। उनकी नींद उड़ गई। रात भर उन्हें डर लगता कि कोई जान न ले। उनकी भूख मिट गई। उन्हें लगता कि भोजन में समय बर्बाद हो रहा है। गांव के कामों में उनकी रुचि खत्म हो गई। उन्हें केवल रत्नों की चिंता थी। वो दिन में कई बार उत्तरी कमरे में जाते, दीवार के पीछे से संदूक निकालते, माणिकों को देखते, उनकी चमक को निहारते और उन्हें अपने हाथों से छूकर संतुष्ट होते। उनका व्यवहार पूरे परिवार और गांव के लिए रहस्यमय और चिंताजनक हो गया। वो अब एक प्रतिष्ठित जमींदार नहीं, बल्कि एक भयभीत और लालची व्यक्ति लग रहे थे। एक वर्जित क्षेत्र विश्वनाथ ने तुरंत हवेली में एक नया नियम लागू किया, जिससे परिवार में तनाव चरम पर पहुंच गया। एक शाम भोजन के समय जब परिवार मेज पर बैठा था, विश्वनाथ ने घोषणा की,
विश्वनाथ कठोर स्वर में, आज से हवेली का उत्तरी कमरा एक वर्जित क्षेत्र, फॉरबिडन एरिया घोषित किया जाता है। कोई भी, मैं दोहराता हूँ, कोई भी उस कमरे के आसपास भी नहीं फटकेगा। मैंने वहां ताला लगवा दिया है और उसकी चाबी हमेशा मेरे पास रहेगी। पार्वती चौंक कर, उत्तरी कमरा? पर जी, वहां तो दादाजी की धर्म ग्रंथ, उनकी पुरानी बही खाते और कुछ धार्मिक मूर्तियां रखी हैं। ऐसा क्या हो गया? विश्वनाथ गुस्से से मेज पर मुट्ठी पटक कर, कोई सवाल नहीं। मैंने कहा तो कोई नहीं जाएगा। वहां मेरे बहुत जरूरी पुश्तैनी कागजात हैं, जिनके चोरी होने का खतरा है। ये मेरा आदेश है। अजय, सुनैना और राघव एक दूसरे को देखने लगे। अजय पिता से विनम्रता से, पिताजी। लेकिन मैंने सुनैना से वादा किया था कि हम उस कमरे को गांव का पुस्तकालय बना देंगे। गांव के बच्चों को ज्ञान की जरूरत है। विश्वनाथ गुस्से से हंसते हुए, ज्ञान? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अजय, तुम्हें खेती बाड़ी और गांव की फिजूल की सेवा छोड़नी होगी। तुम्हें मेरी जमींदारी के हिसाब किताब में ध्यान लगाना होगा। और तुम सुनैना, इतिहास और साहित्य से क्या मिलता है? पैसा, केवल पैसा। ये सब बंद करो। सुनैना नाराज होकर, पिताजी, इतिहास हमें सिखाता है कि सत्ता और लालच का अंत कैसा होता है। आपने अपनी खुशी, अपना परिवार और अपना सम्मान, सब कुछ इस पैसे के नाम पर दाव पर लगा दिया है। विश्वनाथ गुस्से में उठे और अपनी डायरी मेज पर फेंककर कमरे से बाहर चले गए। पार्वती ने तुरंत डायरी उठाई। उसमें एक ही शब्द मोटे अक्षरों में लिखा था, मानिक। 3 बजे, उत्तरी कमरा। पार्वती और बच्चों को अब यकीन हो गया था कि पिताजी किसी बहुत बड़े खतरे में हैं। किशनलाल वैश्य का प्रवेश चंदनपुर गांव के बाजार में एक नया, तेजी से उभरता हुआ व्यापारी था, जिसका नाम था किशनलाल वैश्य, 40 वर्ष। किशनलाल वैश्य वो एक चतुर, तेज दिमाग और धूर्त, कनिंग व्यक्ति था, जो रेशम, मसाले और साहूकारी का काम करता था। वो शहर से आया था और गांव वालों को हमेशा एक बनावटी विनम्रता दिखाता था। उसकी आंखें हमेशा लाभ और अवसर की तलाश में रहती थी। वो जानता था कि विश्वनाथ सिंह उसके सबसे बड़े ग्राहक थे और उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना उसका सबसे बड़ा निवेश था। किशनलाल ने विश्वनाथ के व्यवहार में आए बदलाव को सबसे पहले पकड़ा। विश्वनाथ अब पहले की तरह खुशहाल और शांत नहीं दिखते थे। वो बाजार में गुप्त तरीके से आते थे और मजबूत ताले, भारी जंजीरें और छोटे चांदी के सिक्के, शायद छोटी चोरी के लिए खरीदते थे। उनकी आंखें हमेशा लालची, डरी हुई और चारों ओर देखती हुई होती थी, जैसे कोई चोर हो। एक दोपहर किशनलाल ने विश्वनाथ को हवेली के पीछे की टूटी हुई बार के पास देखा। विश्वनाथ बार बार पीछे मुड़कर देखते और फिर जल्दी से उत्तरी कमरे की ओर जाते। किशनलाल मन ही मन मुस्कुराते हुए, जमींदार साहब, इतनी दौलत होने के बावजूद आप चोर की तरह क्यों घूम रहे हैं? दाल में कुछ तो काला है। ये उनके पुश्तैनी गहने नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतने गुप्त नहीं रखे जाते। ये जरूर अवैध धन या कोई खजाना है। अगर खजाना है तो मैं उसे अपनी चालाकी से जरूर हासिल करूंगा। मैं विश्वनाथ से ज्यादा चतुर हूँ। किशनलाल ने विश्वनाथ के हर कदम पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर उस खजाने में अपना हिस्सा लेगा। आंधी, बारिश और चोरी की रात एक रात। गांव में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और भयंकर बिजली की कड़कड़ाहट हुई। प्रकृति भी विश्वनाथ के कुकर्मों पर रो रही थी। विश्वनाथ हवेली में अकेले थे। पार्वती अपने मायके, पड़ोसी गांव गई थी और बच्चे अजय, सुनैना, राघव गांव के बाहरी इलाके में किसानों के घर गए थे, जहां तूफान से काफी नुकसान हुआ था। किशनलाल ने इसे सुनहरा मौका समझा। उसने रस्सी और लकड़ी की सीढ़ी ली और हवेली के पीछे पहुंचा। तेज हवा और बारिश की आवाज में उसने धीरे से टूटी हुई बार से प्रवेश किया।
किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पत्थरों की दीवार पर चढ़ा और उत्तरी कमरे की खिड़की तक पहुंचा। खिड़की की एक छोटी सी झिरी से उसने अंदर झांका। किशनलाल को जो दिखा उससे उसकी आंखें आश्चर्य और लालच से चौंधिया गई। कमरे की जमीन पर एक मखमली कपड़े में लपेटे हुए सैकड़ों विशाल माणिक रत्न बिखरे पड़े थे। उनकी चमक अंधेरे में भी अद्भुत लग रही थी। किशनलाल अविश्वसनीय फुसफुसाहट, हे भगवान, ये तो असली माणिक है, ये तो हीरे पन्ने हैं। विश्वनाथ, तूने तो असली दौलत छुपा रखी थी। अब ये मेरा होगा। मैं जिला वैश्य समाज का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने देखा कि विश्वनाथ मेज पर पड़े एक विशाल पन्ने को हाथ में लेकर गिन रहे थे और खुद से बातें कर रहे थे। विश्वनाथ पागलपन की हद तक रत्नों को चूमते हुए और एक और कीमती पन्ना। अब मैं शहर जाकर सबसे बड़े जौहरी से मिलूंगा और इन्हें बेचकर 10 गांव खरीदूंगा। कोई नहीं जान पाएगा कि ये कहां से आए। कोई नहीं। किशनलाल समझ गया कि अगर वो इंतजार करेगा तो विश्वनाथ सब कुछ बेचकर भाग जाएंगे। उसने तुरंत कार्रवाई की। किशनलाल ने खिड़की के कोने को एक पत्थर से हल्के से तोड़ा ताकि लगे कि कोई बाहर से जबरदस्ती घुसा है। फिर वो चुपचाप दीवार की दरार जहां संदूक छिपा था तक पहुंचा और तांबे का संदूक बाहर निकाल लिया। वो संदूक को सावधानी से अपनी मसाले की बोरियों में छिपाकर अपनी हवेली में ले आया। चोरी, धोखा और विश्वनाथ का पतन। अगली सुबह विश्वनाथ उठे और तुरंत उत्तरी कमरे में गए। उन्होंने दीवार के पीछे देखा, संदूक गायब था। विश्वनाथ चीखते हुए, नहीं नहीं, मेरा खजाना। कोई नहीं था। कहाँ गया? उनका शरीर पसीने से भीग गया। उनकी सांसें रुक गई। उनका लालच का वटवृक्ष अब फल देने के बजाय पूरी तरह से जल चुका था। वो तुरंत भागे और हवेली के बाहर आ गए। वो किसी को नहीं बता सकते थे कि उनके पास अमूल्य रत्न थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। तभी किशनलाल वैश्य, जो नाटक करने में माहिर था, हवेली में आया। विश्वनाथ किशनलाल का हाथ पकड़कर कांपते हुए, किशनलाल, तुम समय पर आ गए। मेरे साथ एक बहुत बुरा हुआ है। किशनलाल भोलेपन का नाटक करते हुए, क्या हुआ जमींदार साहब? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? क्या किसी ने आपका हिसाब किताब चुरा लिया? विश्वनाथ जमीन पर गिरते हुए, रोते हुए, किशनलाल, मेरा खजाना, मेरा तांबे का संदूक और उसमें रखे सारे माणिक चोरी हो गए हैं। रात को जब तेज हवा चल रही थी तभी किसी ने खिड़की तोड़कर चोरी कर ली। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि कोई मानेगा नहीं कि मेरे पास अमूल्य रत्न थे। किशनलाल हमदर्दी दिखाते हुए, लेकिन चालाकी से चोरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर के जासूसों को जानता हूं, वे पता लगा लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सच बताना होगा। आपने ये खजाना कहां से पाया था? क्या ये पुश्तैनी था? विश्वनाथ ने रोते हुए सारी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने टीले की खुदाई में वो संदूक पाया था और कैसे उन्होंने इसे गुप्त रखा था। किशनलाल मन ही मन, वाह, तो ये सच था और अब वो अमूल्य धन मेरा है। मैंने विश्वनाथ को न केवल लूटा बल्कि उसके लालच को भी लूट लिया। किशनलाल ने हमदर्दी दिखाई और कहा कि वो जासूसों को बुलाने शहर जा रहा है और वो कल वापस आएगा। विश्वनाथ को लगा कि किशनलाल ही उनका एकमात्र सच्चा दोस्त है। परिवार और गांव का सामना विश्वनाथ की चोरी की खबर, हालांकि चोरी हुए धन का विवरण नहीं था, जंगल की आग की तरह पूरे चंदनपुर में फैल गई। जमींदार के घर चोरी, ये अकल्पनीय था। हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। पार्वती और उनके तीनों बच्चे अजय, सुनैना, राघव तुरंत घर लौट आए। पार्वती विश्वनाथ के सामने खड़ी होकर स्थिर आवाज में, विश्वनाथ जी, अब बहुत हो गया, सच बताइए, किसकी चोरी हुई है? किसका खजाना था वह?
क्या आप किसी गरीब की जमीन हड़प रहे थे? क्या आपने बरगद बाबा के टीले का अपमान किया था? विश्वनाथ अब और नहीं छिपा सकते थे। उनका मन टूट चुका था। विश्वनाथ रोते हुए जोर से चिल्लाए, मेरा खजाना, वो मानिकों का संदूक मेरा था। मैंने उसे टीले की खुदाई में पाया था। मेरे लालच ने ही मुझे अंधा कर दिया। मैं उसे छुपाता रहा, किसी पर भरोसा नहीं किया, यहां तक कि तुम पर भी नहीं। मैंने सोचा था कि ये मानिक मुझे देवता बना देंगे। गांव वाले जो बाहर खड़े थे ये सुनकर अचंभित रह गए। वही विश्वनाथ जिन्हें वे अपना मालिक मानते थे, एक लालची और अंधविश्वासी चोर की तरह व्यवहार कर रहे थे। अजय पिता के पास आया, लेकिन गुस्से और दुख में हाथ में जंग लगी गैंती पकड़ी पिताजी। यही वो असली जहर था जिसने हमारे परिवार को नष्ट कर दिया। इस लालच के कारण आपने मेरी बीज बैंक की योजना ठुकरा दी। आपने राघव को गांव वालों का इलाज करने के लिए पैसे नहीं दिए और आपने सुनैना के पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदने से मना कर दिया। आपने गांव वालों पर भरोसा खो दिया और अब देखिए आपका मानिकों का सपना भी चला गया। सुनैना पिता के सामने आकर आंखों में निराशा, पिताजी आपने बरगद बाबा के टीले को खोदकर केवल जमीन ही नहीं बल्कि हमारे परिवार की नेकनामी और ईमानदारी को भी खोद दिया। सच्चा धन वही है जो इतिहास में अमर हो, न कि जो जमीन में दफन हो। राघव शांत लेकिन दृढ़ता से, पिताजी आपका लालच एक बीमारी था और अब इस बीमारी को केवल पश्चाताप और प्रेम ही काट सकता है। हम उस मानिक के बिना भी अमीर थे, हम सच्चे अर्थों में अमीर थे। विश्वनाथ शर्म से अपना सिर झुकाकर बैठ गए। उन्हें लगा कि उनके बच्चों के शब्द और गांव वालों की फुसफुसाहट लाखों मानिकों से ज्यादा तीखे और कीमती है। धर्मपाल काका का ज्ञान और गांव की एकजुटता भी। गांव के सबसे सम्मानित और ईमानदार किसान धर्मपाल काका आगे आए। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। धर्मपाल शांत स्वर में गांव वालों से, भाइयों और बहनों, विश्वनाथ ने गलती की है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि लालच किसी को भी अंधा कर सकता है। लेकिन देखिए इनके बच्चे, ये हमारा असली खजाना है। अजय गांव की तरक्की के लिए लड़ता है, सुनैना हमारे बच्चों को शिक्षा देती है और राघव सबकी सेवा करता है। असली खजाना वो नहीं है जो जमीन में दफन था, बल्कि वह है जो हमारे बच्चों के संस्कारों और मेहनत में जिंदा है। धर्मपाल विश्वनाथ से विश्वनाथ, बरगद बाबा ने आपको श्राप नहीं दिया, उन्होंने आपको एक सबक दिया है। आपका असली खजाना चोरी नहीं हुआ है, वो हमेशा आपके पास था। आपका परिवार और आपका गांव। आपने अपनी आंखों पर लालच की पट्टी बांध रखी थी। विश्वनाथ का शरीर थरथरा गया। उन्हें पहली बार अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। विश्वनाथ गहरे आंसू बहाते हुए, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। पार्वती, मैं अंधा हो गया था। मैं वादा करता हूँ कि मैं बदल जाऊंगा। मैं आज से जमींदार नहीं बल्कि गांव का सेवक बनूंगा। अजय पिता का हाथ थाम कर, पिताजी अगर आप बदल सकते हैं तो वो मानिक भी बेकार था। हमें मानिक नहीं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। हम फिर से खेती शुरू करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। सच्ची दौलत तो हमारी मेहनत का हल और गांव वालों का प्यार है। पार्वती मुस्कुराते हुए, हाँ जी, आपका असली खजाना आपका परिवार है जिसे आप लालच में खोने जा रहे थे। आइए अब हम साथ मिलकर काम करें। विश्वनाथ ने सबकी आंखों में देखा और अपने सिर का पगड़ी उतारकर धर्मपाल काका के सामने झुका दिया। विश्वनाथ विनम्रता से, आज से मैं जमींदार नहीं, किसान हूँ। मेरे पास जो कुछ भी बचा है मैं उसे गांव के विकास में लगाऊंगा। अजय, तुम अपनी बीज बैंक की योजना शुरू करो। सुनैना, तुम हवेली का उत्तरी कमरा ले लो और उसे गांव का पुस्तकालय बना दो। गांव वालों ने तालियां बजाई। विश्वनाथ का पतन नहीं बल्कि उनका उत्थान हो गया था।
किशनलाल का डर और पलायन की तैयारी धर किशनलाल वैश्य अपनी हवेली में अकेला बैठा था। उसने मानिकों को एक पीतल के छोटे बक्से में छिपा दिया था और वो तुरंत शहर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके मन में चोरी का डर और लालच की बेचैनी अब विश्वनाथ से भी ज्यादा थी। उसे एक मिनट की भी शांति नहीं मिल रही थी। किशनलाल खुद से घबराते हुए, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये रत्न मुझे रातों रात राजा बना देंगे, लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंदनपुर गांव, बस अब ये मेरे लिए एक याद है। वो रात भर जागता रहा। उसे हर आहट चोर लगती थी। अगली सुबह उसने अपना घोड़ा तैयार किया और पीतल का बक्सा लेकर भागने की कोशिश की। तभी गांव के कुछ युवक अजय, राघव और धर्मपाल के पोते मंगल अपनी गायब हुई जमीन के कागजात के संबंध में पूछताछ करने उसके पास पहुंचे। अजय, किशनलाल जी, हमें पता चला है कि मंगरू काका की जमीन के कुछ पुराने कागजात आपके पास हैं। हमें उन्हें देखना है। किशनलाल घबरा गया। वो डर गया कि कहीं अजय को शक न हो जाए। उसने तुरंत बक्सा जमीन पर फेंक दिया और घोड़ा दौड़ाकर भागने की कोशिश की। बक्सा जमीन पर गिरते ही वो खुल गया और उसमें से सैकड़ों चमकदार मानिक और पन्ने बाहर निकल आए, जो कीचड़ और धूल में बिखर गए। मंगल चिल्लाते हुए, अरे ये क्या? ये तो वही रत्न है जिनके बारे में गांव में अफवाह थी। किशनलाल, तुम एक चोर हो। सत्य की विजय और चंदनपुर की नई सुबगांव वाले तुरंत वहां जमा हो गए। अजय और राघव ने भागते हुए किशनलाल को पकड़ लिया। अजय मानिकों को पहचानते हुए गुस्से से, किशनलाल, ये तो वही मानिक हैं जो पिताजी के पास से चोरी हुए थे। तुमने हमें धोखा दिया। तुमने अपने लालच के कारण चोरी की। गांव वालों की पंचायत बुलाई गई और किशनलाल को सबके सामने चोरी और धोखे के लिए सजा मिली। विश्वनाथ सिंह, अब एक शांत और ईमानदार व्यक्ति पंचायत में आए। विश्वनाथ किशनलाल से, किशनलाल, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, क्योंकि जो सजा तुम्हारा लालच तुम्हें दे रहा है वो दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। तुम इन रत्नों को ले जा सकते थे, लेकिन तुम अपनी आत्मा का सुकून कभी नहीं पा सकते थे। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन गांव के कानून ने किशनलाल को माफ नहीं किया। पंचायत ने उसे चोरी और धोखे के लिए चंदनपुर से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। मानिकों का क्या हुआ? विश्वनाथ ने मानिकों को गांव के मुखिया धर्मपाल काका को सौंप दिया। विश्वनाथ, ये रत्न हमारे लिए श्राप है। इन्हें बेचकर जो भी धन मिले उसे गांव के विकास और किसानों के कर्ज चुकाने में लगाया जाए। ये लालच के वटवृक्ष का अंतिम फल था, जिसे अब प्रेम के बीज से काटा जाएगा। लालच का वटवृक्ष, प्रेम का फल। चंदनपुर गांव में फिर से खुशियां लौट आई। विश्वनाथ सिंह एक विनम्र किसान बन गए। उन्होंने अजय के साथ मिलकर खेती करना शुरू कर दिया। अजय की बीज बैंक योजना सफल हुई, जिससे किसान साहूकारों के कर्ज से मुक्त हुए। सुनैना का उत्तरी कमरा पुस्तकालय ज्ञान का केंद्र बन गया, जहां गांव के बच्चे रोज पढ़ने आते थे। राघव का आयुर्वेदिक औषधालय सबका सहारा बना। विश्वनाथ को अब चांदी की तिजोरी या मानिकों की चमक की जरूरत नहीं थी। उनका सच्चा खजाना उनकी मेहनत की उपज और परिवार का अटूट प्रेम था। शिक्षा, लालच एक ऐसा अंधकार है जो इंसान को नैतिकता और प्रेम के प्रकाश से दूर कर देता है। सच्चा धन वही है जो ईमानदारी से कमाया जाए, जिसे परिवार तथा समाज के साथ बांटा जाए और जिसकी जड़ें संतोष की मिट्टी में हो। कहानियां हमें केवल सुनाती नहीं, बल्कि कुछ सिखाती भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।